निकिता, जो कि शादी के नाम से ही दूर भागती थी, क्योंकि शादी को लेकर और ससुराल को लेकर निकिता की मानसिकता ये थी कि ससुराल वाले अच्छे नहीं होते, शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसा कुछ वो सोचा करती और इन सब के कारण उसके माता पिता हमेशा परेशान रहते थे। ऐसे ही निकिता के लिए वरुण नाम के लड़के का रिश्ता आता है। निकिता के माता पिता बहुत खुश होते हैं और निकिता की माँ निकिता से कहती है, अरे बेटा निकिता, तेरे लिए ना बहुत अच्छा रिश्ता आया है और लड़का दिखने में भी बहुत स्मार्ट है और इन लोगों का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। शहर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। माँ, मैंने आपसे बोल दिया ना कि मुझे शादी नहीं करनी। शादी करके किसका भला हुआ है? और मैं ना अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। इतनी पढ़ाई लिखाई की है मैंने, शादी करके अपना जीवन तहस नहस कर दो। अरे तू कैसी बात करती है बेटा, शादी तो वो पल है जो सबके जीवन में आज नहीं कल तो आता ही है, फिर वो लड़का हो या लड़की। और अब तो तेरी उम्र भी हो गई है, पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, अब तो हाँ कर दे बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। माँ, मेरी ना सारी फ्रेंड्स की शादी हो चुकी है और सारी की सारी दुखी है ससुराल में। ये सब देख के ना मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं शादी करूं। देख, सारे एक जैसे नहीं होते और जरूरी नहीं है कि उनका ससुराल अच्छा नहीं है तो तेरा भी अच्छा नहीं होगा। कभी भी ना कोई परफेक्ट नहीं मिलता, हमें उसे ठीक करना पड़ता है। अगर तेरे ससुराल वाले अच्छे नहीं होंगे तो तू उन्हें अच्छा बना देगी अपने अच्छेपन से। माँ, ये सारी बातें कहने में अच्छी लगती है और सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन मैं आपसे बोल रही हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी और आप ना ऐसा मत करो मेरे साथ। ठीक है, फिर तू भी मेरी बात ध्यान से सुन ले। अभी तक तो मैं तुझसे प्यार से बात कर रही थी, लेकिन अब अगर तूने शादी के लिए हाँ नहीं की ना तो मैं खाना पीना सब कुछ छोड़ दूंगी और फिर देखती हूँ कि तेरे लिए क्या जरूरी है, मेरी खुशी या अपनी जिद। निकिता की माँ भी जिद पर थी। उसने खाना पीना ही छोड़ दिया था, जिससे उसकी माँ की तबीयत खराब होने लगती है। अरे माँ, ये क्या बचपना लगा रखा है आपने? ऐसे खाना ना खाकर ही मेरी शादी करवाओगी क्या? एक काम कर, मुझे मर जाने दे, मैं ऐसे ही मर जाऊंगी एक दिन। मेरे बहुत सारे अरमान है कि तेरी शादी हो, मेरे नाती पोते हो, मैं उनको खिलाऊं, लेकिन ये सब नहीं है मेरी किस्मत में। ये सारी बातें ना बाद में कर लेंगे, पहले तुम खाना खा लो। तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, डॉक्टर ने कहा है कि कमजोरी हो गई है। अगर खाना नहीं खाओगी तो दवाई कैसे खिलाऊंगी मैं आपको? तो मुझे ऐसे ही मर जाने दे, जा यहाँ से अब। अच्छा ठीक है, चाहती हो ना कि मेरी शादी हो जाए तो यही सही, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए खाना खा लो और जो लड़का आपको पसंद है उस लड़के से आप मेरी शादी करा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या सच में तू शादी के लिए तैयार है? तुझे नहीं पता बेटा, तूने आज मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ निकी, आज मैं सारा तेरी पसंद का ही खाना बनाऊंगी। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तबीयत खराब है आपकी, आराम करो। निकिता शादी के लिए हाँ कर देती है। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। वरुण अपनी माँ ममता और भाभी नेहा के साथ निकिता को देखने के लिए आता है। सब कुछ अच्छे से हो जाता है और इस तरह से कुछ महीने बाद वरुण और निकिता की शादी हो जाती है। ऐसे ही शादी के अगले दिन निकिता सुबह सुबह जल्दी से उठकर घर का सारा काम कर लेती है। तभी निकिता की सास ममता और नेहा की आंख खुलती है। वो देखती है कि घर का सारा काम हो गया। तभी ममता निकिता से कहती है, अरे निकिता बहू, ये क्या, तूने तो बड़ी जल्दी घर का सारा काम कर लिया। कितने बजे उठी थी सुबह? माँ जी, मैं सुबह के 4 बजे उठी थी और मैंने घर का सारा काम सुबह 7 बजे तक खत्म कर दिया। खाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े सब कुछ कर दिया है और मैंने पूजा भी कर लिया नहा धो के। वो सब तो अच्छी बात है बेटा, लेकिन इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? और नेहा और मैं भी तो थे ना, हम भी तो जग में तेरा हाथ बंटवा देते। नहीं नहीं माँ जी, नई नवेली बहू को जो जो करना होता है ससुराल में वो सब मैंने कर लिया है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, ताकि जिससे आपको मुझे डांटना पड़े या फिर मारना पड़े। अरे निकिता बहू, कैसी बातें कर रही है? मैं भला तुझे क्यों मारूंगी? और रही बात डांटने की, तो अगर तू समय से खाना नहीं खाएगी, सही समय पर सोएगी नहीं, समय पर जागेगी नहीं, तो मैं इसके लिए तुझे जरूर डांटूंगी। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। निकिता अपने ससुराल में बहुत ही ज्यादा डर डर के रहती है। किसी के बोलने से पहले ही वो सारे काम कर देती। ऐसे ही एक दिन निकिता की सास निकिता से कहती है, अरे निकिता बहू, ये ना कुछ पैसे हैं और ये जेवर है, जरा इसे संभाल कर रख देना। मैं 2 दिन बाद मांगूंगी तुझसे, तब तू मुझे देना।
लेकिन माँ जी, अगर मुझसे कोई चूक हो गई तो? नहीं होगी, और मुझे ना तुझ पर पूरा भरोसा है, इसे संभाल कर रखना। निकिता जेवर और पैसे अपनी अलमारी में रख देती है और ऐसे ही 2 दिन बाद ममता निकिता से वो जेवर और पैसे मांगती है। निकिता अलमारी खोलती है और देखती है कि अलमारी में जेवर और पैसे है ही नहीं। ये देखकर निकिता बहुत ज्यादा डर जाती है। वो पूरे घर में यहाँ वहाँ जेवर और पैसे ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी जेवर और पैसे नहीं मिलते। वो बेचारी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डरते हुए खुद से बोलती है, मुझे लगता है कि अब मेरे ससुराल वाले या तो मुझे मारेंगे या फिर वो जला देंगे मुझे, या तो छत से फेंक देंगे। ऐसा ही होता है ना लड़कियों के साथ ससुराल में। अब मैं क्या करूं? भगवान जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये घर छोड़कर भाग जाऊं या फिर माँ जी के पास जाके सारी बात सच सच बता दूं। आखिर उनको जो करना होगा मेरे साथ वो कर लेंगी। गलती भी तो मुझसे ही हुई है ना। निकिता बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो रोती हुई अपनी सास को सारी बात बता देती है, जिसके बाद ममता निकिता से कहती है, अच्छा, तो वो पैसे और जेवर तुमसे गुम गए? परेशान होने वाली बात क्या है इसमें? जेवर और पैसे ही तो थे, दोबारा आ जाएंगे ना। लेकिन मेरे बहू के आंसू बड़े कीमती हैं। इतनी छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल भी नहीं गिरने चाहिए। अगर तेरी जगह मेरी कोई बेटी होती और उससे ये सब हो जाता तो क्या क्या करती मैं? उसे मारकर फेंक देती क्या? नहीं ना। उसी तरह से तू मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। और बेटा, ये तेरा ससुराल नहीं बल्कि मायका है। यहाँ पर डर के साथ नहीं, प्यार के साथ रह। देख रही हूँ, जब से तू शादी हो के आई है तब से डरी सहमी सी रहती है। तभी वहाँ पर नेहा जेवर और पैसे लेकर आती है और कहती है, निकिता, ये रहे जेवर और पैसे। मैं तुम्हें यही दिखाना चाहती थी कि भले ही हमारी सास है लेकिन एक माँ की तरह प्यार करती है। मैंने भी ये चीज नोटिस की थी। जब तुम शादी करके यहाँ आई थी तो बहुत डरा डरा रहती थी। तुम्हारे मन में ना शायद ससुराल और सास ससुर को लेकर एक अलग ही मानसिकता बनी हुई थी। उसी को हटाने के लिए मैंने ये सब किया, और आज देखो रिजल्ट तुम्हारे सामने है। ये हमारी सासू माँ है जो हमारे ससुराल को ससुराल नहीं बल्कि मायका बना देती है। इस तरह से निकिता को बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होती है कि वो इस ससुराल में एक बहू बनकर आई है। निकिता को ससुराल में बहुत ही ज्यादा प्यार मिलता है, जिससे उसे कभी ये महसूस ही नहीं होता कि वो उसका ससुराल है या मायका। आशा की 5 बेटियां थी। आशा अपनी 5 बेटियों और पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी, पर एक दिन अचानक आशा के पति की मौत हो जाती है, जिस वजह से आशा और उसकी 5 बेटियां एक झटके में रोड पर आ जाती हैं। अब उनके पास खाने को ना तो खाना था और ना ही रहने के लिए सर पर छत। खुद को रोड पर देख आशा की सबसे बड़ी बेटी अंजलि बोलती है, माँ, ये सब क्या हो गया? अभी हम 5 स्कूल में ही पढ़ रहे हैं और हम ऐसे रोड पे आ गए। हमारी पढ़ाई तो अधूरी रह जाएगी ना। नहीं मेरी बच्चियों, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम सबकी पढ़ाई करवाऊंगी और मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा करूंगी। पर कैसे माँ? मैं अभी भी 6ठी में हूँ, दीदी 8वीं में है और छाया तो अभी सिर्फ 2 साल की है। वो तो स्कूल भी नहीं जाती। आप हम सबका खर्चा कैसे उठाओगे माँ? मेरी प्यारी बेटियों, मेरी फिक्र मत करो। मुझे खुद को ही क्यों ना बेचना पड़े, पर मैं अपनी बेटियों की परवरिश अच्छी करूंगी जैसे अब तक हो रही थी। इतना बोलकर आशा अपने 5 बेटियों के साथ एक दुकान के बाहर बैठ जाती है। पर तभी दुकान का मालिक बाहर आता है और आशा को उसकी 5 बेटियों के फटे कपड़े देखकर उन्हें भला बुरा सुनाने लगता है। मैंने अपनी ये दुकान तुम कबाड़ियों के लिए नहीं खोली है। जल्दी से अपना कबाड़ा उठाओ और निकलो मेरी दुकान से बाहर। कितनी बार बोला है जल्दी से कबाड़ा बीन कर जाया करो, पर नहीं, तुम कबाड़ियों को तो आदत है दुकान के बाहर डेरा जमाने की। अंकल, हम कबाड़ी नहीं है और ना ही हम कबाड़ा चुनते हैं। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है बस, इसीलिए आपकी दुकान के आगे हम बैठ गए। अंजलि बेटा, ऐसे नहीं बोलते। माफ करना मालिक, हम यहाँ कबाड़ा बीनने आए थे पर हमें कोई कबाड़ा नहीं मिला, इसीलिए थोड़ी देर बैठ गए। अभी चले जाएंगे। तो फिर जाती क्यों नहीं हो? अपनी 5 बेटियों के साथ क्यों यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह देख रही हो? जाकर कहीं और कबाड़ा बीनो, मिल जाएगा किसी और की दुकान के बाहर कबाड़ा। अब आशा अपनी 5 बेटियों के साथ वहाँ से निकल जाती है, पर आशा के दिमाग में दुकानदार की बात घूमने लगती है। आगे चलकर उसे कूड़े का ढेर नजर आता है
और आशा अपनी बेटी के लिए कूड़े के ढेर में से कबाड़ा चुनने लगती है। माँ ये तुम क्या कर रही हो? इस कबाड़े के अंदर क्या ढूंढ रही हो? बेटा, अब यही कबाड़ा हमारा घर चलाएगा, क्योंकि मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही और मेरी हालत देखकर शायद कोई मुझे नौकरी देगा भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से या हमारी गरीबी की वजह से मेरी 5 बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो। पर माँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप कबाड़ा बीन रही हो। बेटा, इसे ही तो गरीबी कहते हैं। गरीबी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अगर ऐसी बात है ना माँ, तो हम पांचों आपके साथ कबाड़ा बिनने में आपकी मदद करेंगे। आप अकेले कोई काम नहीं करोगी, आपकी बेटियां आपके साथ हैं। अब आशा की बेटियां भी कबाड़ा बीनने में उसका साथ देती है। कबाड़ा बीनकर जो पैसे मिलते, आशा उनसे अपने बच्चों के लिए खाना खरीद के लाती और इसी तरह से आशा अपनी 5 बेटियों के साथ फुटपाथ पर रहने लगती। समय यूं ही बीतता जाता है और कबाड़ा बीनते बीनते आशा एक छोटा सा घर खरीद लेती है। माँ, भले ही ये घर हमारे पहले वाले घर से छोटा है, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम रोड से अपने घर वापस आ गए। हाँ मेरी बच्चियों, देखना बहुत जल्द हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी और हमारे भी अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। ये तो बस शुरुआत है। माँ, अब तो मैं भी बड़ी हो गई हूँ। अब से मैं भी तुम्हारे साथ कबाड़ा बीनने जाऊंगी। और अंजलि दीदी, अब से तुम घर में रहना। अब आप बड़ी हो गई हो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप स्कूल से आकर सीधे कबाड़ा बीनने चली जाती हो। अंजलि बेटा, निशा बिल्कुल सही कह रही है। अब तू जवान हो चुकी है, इसीलिए तू घर में अपनी दोनों छोटी बहनों का ख्याल रख। अब से मेरे साथ परी और निशा कबाड़ा चुना करेंगी। इस तरह से आशा अपनी 5 बेटियों के साथ कबाड़ा बीनने चली जाती है, पर साथ ही साथ वो अपनी 5 बेटियों को खूब पढ़ाती लिखाती भी है। समय यूं ही बीतता जाता है और आशा की 5 बेटियां जवान हो जाती है। देखते ही देखते मेरी 5 बेटियां बड़ी हो गई। अब तक अंजलि और परी की तो शादी हो जानी चाहिए थी, पर इस गरीबी की वजह से मैं तुम दोनों की शादी नहीं कर पाई। माँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अच्छा हुआ ना जो हमारी शादी नहीं हुई, और अगर हमारी शादी हो जाती तो आपकी देखभाल कौन करता? और माँ, अब तो मैं और परी हम दोनों नौकरी करने लगे हैं। बहुत जल्द आपकी 5 बेटियां नौकरी करने लगेंगी। अंजलि बेटा, तुम 5 मेरी बेटियां नहीं बल्कि बेटे हो। तुम 5 की शादी करनी बहुत जरूरी है। मैंने एक रिश्ता देखा है तुम 5 के लिए। तारा बहन के 5 बेटे बड़े संस्कारी हैं। उन 5 को तुम 5 पसंद हो। माँ, हमेशा तुमने हमारे बारे में ही सोचा है। इस बार भी तुमने हमारे बारे में अच्छा ही सोचा होगा। हाँ माँ, इसीलिए हम ये शादी जरूर करेंगे। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी 5 बेटियां मिली। अब आशा अपनी बेटियों की इजाजत लेकर लड़के वालों से बात करती है और बहुत जल्द आशा अपनी 5 बेटियों की शादी कर देती है। पर विदाई के समय तारा आशा से दहेज की मांग रखती है। आशा बहन, मैं जानती हूँ कि तुम गरीब हो और बड़ी ही मुश्किलों से तुमने अपनी बेटियों की परवरिश की है और ये शादी भी की है, पर जो बात हुई थी तुम्हें उस पर टिके रहना चाहिए था। तारा बहन, हम अकेले में बात कर लेते हैं और मुझे अपना वादा याद है। देखो बहन, बात तो सबके सामने ही होगी और विदाई भी तभी होगी जब मेरी मांग पूरी होगी। तुमने कहा था कि तुम अपनी हर एक बेटी के ऊपर 1 लाख रुपए दहेज दोगी। मैंने स्वीकार किया और उस हिसाब से 5 लाख रुपए तुम्हें मुझे देने थे, लेकिन तुमने अभी तक 3 लाख रुपए ही दिए हैं। 2 लाख कब दोगी? बहन, अभी विदाई होने दो, मैं बहुत जल्द ये रकम भी पूरी दे दूंगी। ये विदाई तो तभी होगी जब दहेज की रकम मिलेगी। चलो बेटा यहाँ से। इतना बोलकर तारा वहाँ से आने लगती है, पर तारा के 5 बेटे अपनी माँ की बात नहीं मानते और अपनी बीवियों के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर तारा को बहुत हैरानी होती है। अरे मेरे बेटो, तुम ये क्या कर रहे हो? पता नहीं माँ, हम क्या कर रहे हैं। हमें बस इतना पता है हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। माँ, ये 5 हमारी बीवियां और आपके घर की बहू हैं। हम इनके बिना कैसे जा सकते हैं? ऐसे में तो हमारी ही बेइज्जती होगी, और वैसे भी आपको आपके घर के लिए बहू चाहिए थी ना, कि दहेज की रकम। और माँ, एक माँ ने अपनी 5 बेटियों का कन्यादान किया, और कन्यादान से बढ़कर कौन सा दान होता है?
माँ प्लीज ऐसा मत करिए, आप भी एक माँ है, हमारी एक बहन है, अगर कल को उसके साथ ऐसा होगा तो आप क्या करेंगी? माँ एक बार खुद को सासू माँ की जगह पर रख कर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर रही हैं। अपने बेटों की बात सुनकर तारा को एहसास होता है कि वो कितना गलत कदम उठाने जा रही थी। अपने बेटों को समझाने पर तारा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो आशा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। दहेज के रूप में तुमने मुझे ये बेटियां दे दी अपनी, और मेरी आंखें अब खुल चुकी है। विदाई तो आज ही होगी और अपनी 5 बहुओं को लेकर जाऊंगी मैं यहाँ से। अब तारा विदाई करने के लिए राजी हो जाती है। आशा अपनी 5 बेटियों की विदाई करती है और इस तरह से आशा की 5 बेटी एक अच्छे घर में चली जाती है। ऋचा की सास सुमन एक दिन उससे कहती है, अरे बहू, शादी को 4 साल हो गए हैं, मुझे दादी बनाएगी या नहीं? आजकल के तुम पढ़े लिखे लोग बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहते क्या? अरे माँ जी ऐसी बात नहीं है, जब मुझे और विनोद को लगेगा कि हमें बेबी करना है तो हम कर लेंगे। अब दुनिया वाले और समाज वालों को दिखाने के लिए तो हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते ना, क्योंकि जिम्मेदारी तो हम दोनों को उठानी है ना। और आपको तो पता ही है कि अभी मेरे और विनोद की जॉब का क्या सीन है। सीन चाहे जो भी हो, तुम दोनों मियाँ बीवी तो ऑफिस चले जाते हो, सारा दिन घर पर मैं अकेली रहती हूँ। मुझे इस घर में बच्चा चाहिए, वो भी जल्द, वरना मैं तीर्थ यात्रा पर चली जाऊंगी और वहीं रह जाऊंगी हमेशा के लिए, दोबारा नहीं आऊंगी कभी। माँ जी आपके सीन से ना इस घर में बच्चा पैदा नहीं होगा। और हाँ एक बात ना आप हमेशा याद रखना, ये जो आजकल के लोग हैं ना जो आपको 2-4 बातें सुना कर जाते हैं कि आपकी बहू को इतना समय हो गया उसका बच्चा नहीं हुआ, तो ना इन बातों में ध्यान देना आप बिल्कुल बंद कर दो और इन आसपास के लोगों के साथ उठना बैठना भी बंद कर दो, क्योंकि इनको हमारे घर की कोई सिचुएशन नहीं पता जो हमें मालूम है। मेरे आसपास ना जितने भी लोग हैं उन सभी के घर में एक नन्हा मुन्ना बच्चा है और मुझे भी अपने घर में बच्चा चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं सच में ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, विनोद को आने दो, मैं उनसे बात करती हूँ इस बारे में। शाम को दोनों पति पत्नी ऑफिस से घर आ जाते हैं, जिसके बाद ऋचा अपने पति विनोद से इस बारे में बात करते हुए उससे कहती है, तुम्हारी माँ की ना ऐसी जिद है कि उन्हें अब इस घर में बच्चा चाहिए और अगर बच्चा नहीं मिले तो वो घर छोड़कर चली जाएंगी। अब बताओ ऐसा करने से काम चलेगा क्या? वैसे ऋचा माँ बिल्कुल सही कह रही है, शादी को 4 साल हो चुके हैं, अब हमें एक बेबी कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा भी मन करता है कि अब मुझे कोई पापा बोलने वाला हो। अच्छा तो प्लानिंग तुम्हारे अंदर भी चल रही है। अब अगर माँ जी भी तैयार हैं, तुम भी तैयार हो तो फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी तैयार हूँ। फिर ठीक है, फिर शुरुआत आज ही कर दें क्या? हाँ बिना। ऐसे ही समय बीतता जाता है। कुछ ही समय बाद ऋचा प्रेग्नेंट हो जाती है। इस खुशी से सुमन बहुत ज्यादा खुश होती है। वो अपने आसपास सभी लोगों में मिठाइयाँ बंटवाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन सुमन अपने समधन अनीता से फोन पर बात करती है और उससे कहती है, अरे अनीता बहन, तुम्हारी बिटिया माँ बनने वाली है और तुम नानी बनने वाली हो। मैं तो कहती हूँ कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ, तुम्हारी बेटी को भी अच्छा लगेगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं नानी बनने वाली हूँ। बहुत समय बाद ही खुशियाँ मेरे पास आई हैं। वैसे फिलहाल कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। जैसे ही मेरी तबीयत में सुधार आएगा मैं अपनी बेटी से मिलने आ जाऊंगी। क्या हो गया बहन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे बहन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उल्टियाँ, चक्कर, अजीब अजीब सा मन हो रहा है मेरा। हे भगवान, प्रेग्नेंट मेरी बहू है। प्रेगनेंसी वाले लक्षण तो आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई साहब ने? अरे नहीं नहीं बहन, बुढ़ापे में तो ये सब लगता ही रहता है। कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया होगा, इस वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ऋचा की माँ की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होने लगती है। ये देखकर ऋचा अपनी माँ के पास जाती है और उसे पास के ही अस्पताल में ले जाती है। चेकअप के दौरान पता चलता है कि ऋचा की माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर ऋचा को बड़ा ही अजीब लगता है। तो वहीं ऋचा की माँ अनीता को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। दोनों माँ बेटी किसी तरह से घर आ जाते हैं। घर आने के बाद अनीता रोने लगती है। तभी ऋचा उसे समझाते हुए उनसे कहती है, देखो माँ, जो होना था वो हो गया। सिचुएशन ऐसी है कि आप अब अबॉर्शन नहीं करवा सकते और आपको अब बेबी रखना ही होगा अपना। और इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं, बच्चा पैदा करने की कोई उम्र नहीं होती।
लेकिन बेटा तेरे ससुराल वालों को जब पता चलेगा कि बुढ़ापे में मैं माँ बनने वाली हूँ तो वो मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। माँ, मैं हमेशा से बोलती हूँ कि दुनिया क्या बोलती है इस बारे में हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे ससुराल वाले अगर आपका मजाक बनाते हैं तो बनाने दो। ये सब कुछ ना कुछ टाइम के लिए रहता है, उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है, सब भूल जाते हैं जब उन्हें एक नई खबर मिलती है तो। ऐसे ही समय बीतता जाता है। जब ये बात सुमन को पता चलती है तो वो अपने समधन का खूब मजाक बनाती है और अपने समधन से कहती है, हाय राम जी, इनको बुढ़ापे में जवानी चढ़ रही है। एक तरफ बेटी माँ को नानी बना रही है तो दूसरी तरफ माँ अपनी बेटी को बहन बनाने का सुख दे रही है। वाह रे दुनिया, आजकल के लोगों में तो शर्म ही नहीं बची। कैसी बातें कर रहे हैं आप? और अगर मेरी माँ बनने वाली है तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है और इसके पीछे भगवान का क्या अच्छा छिपा है कोई नहीं जानता। इसीलिए इस बारे में कुछ ना ही बोलो तो बेहतर होगा आपके लिए। मैं क्या बोलूं, तेरी माँ को शर्म नहीं है क्या? अरे दुनिया वाले तो मजाक बनाएंगे ही, ये सब करने से पहले ना 50 बार सोचना चाहिए था उनको। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। रिचा और उसकी माँ दोनों को देखते ही देखते 9वां महीना लग जाता है। दोनों को एक ही दिन लेबर पेन होता है और दोनों को एक ही अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। रिचा की कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और सुमन से कहते हैं, जी देखिए, आपकी बहू की हालत बहुत खराब है, हमें बच्चा और माँ दोनों में से एक को बचाना होगा। जी देखिए, मेरी बहू को बचाना, बच्चा तो बाद में भी हो जाएगा। जी देखिए, अब कोई गारंटी भी नहीं है आगे आपकी बहू दोबारा माँ बन पाए। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बहू के साथ। डॉक्टर्स रिचा का ट्रीटमेंट करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ अनीता एक बहुत ही सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद रिचा का इलाज हो जाता है, जहां उसका बच्चा अभी दुनिया में नहीं था। जब ये बात अनीता को पता लगती है तो वो अपना बच्चा अपनी समधन को देते हुए उनसे कहती है, समधन जी, ये मेरी बेटी आप मेरी बड़ी बेटी को दे देना। बड़ी बहन भी तो माँ के समान होती है। और रिचा को कभी मत बताना कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, वरना उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। मुझे माफ कर देना समधन जी, मैंने आपका बहुत मजाक बनाया। आज यही बनाया हुआ मजाक मेरी बहू की खुशियों को वापस कर रहा है। इस तरह से अनीता अपना बच्चा अपनी बेटी को दे देती है और इस तरह से रिचा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। रिचा की सास सुमन एक दिन उससे कहती है, अरे बहू, शादी को 4 साल हो गए हैं, मुझे दादी बनाएगी या नहीं? आजकल के तुम पढ़े लिखे लोग बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहते क्या? अरे माँ जी, ऐसी बात नहीं है। जब मुझे और विनोद को लगेगा कि हमें बेबी करना है तो हम कर लेंगे। अब दुनिया वाले और समाज वालों को दिखाने के लिए तो हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते ना, क्योंकि जिम्मेदारी तो हम दोनों को उठानी है ना। और आपको तो पता ही है कि अभी मेरे और विनोद की जॉब का क्या सीन है। सीन चाहे जो भी हो, तुम दोनों मियाँ बीवी तो ऑफिस चले जाते हो, सारा दिन घर पर मैं अकेली रहती हूँ। मुझे इस घर में बच्चा चाहिए, वो भी जल्द, वरना मैं तीर्थ यात्रा पर चली जाऊंगी और वहीं रह जाऊंगी हमेशा के लिए, दोबारा नहीं आऊंगी कभी। माँ जी, आपके सीन से ना इस घर में बच्चा पैदा नहीं होगा। और हाँ, एक बात ना आप हमेशा याद रखना, ये जो आजकल के लोग हैं ना, जो आपको 2-4 बातें सुना कर जाते हैं कि आपकी बहू को इतना समय हो गया, उसका बच्चा नहीं हुआ, तो ना इन बातों में ध्यान देना आप बिल्कुल बंद कर दो। और इन आसपास के लोगों के साथ उठना बैठना भी बंद कर दो, क्योंकि इनको हमारे घर की कोई सिचुएशन नहीं पता जो हमें मालूम है। मेरे आसपास ना जितने भी लोग हैं, उन सभी के घर में एक नन्हा मुन्ना बच्चा है और मुझे भी अपने घर में बच्चा चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं सच में ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, विनोद को आने दो, मैं उनसे बात करती हूँ इस बारे में। शाम को दोनों पति पत्नी ऑफिस से घर आ जाते हैं, जिसके बाद रिचा अपने पति विनोद से इस बारे में बात करते हुए उससे कहती है,